Please welcome with us Mr. Ankur Oberoi, a very renowned emotional intelligence trainer. पेरेंट्स ने बोला कि बेटा सच सच बता दे, अगर तूने सच बताया ना हम तेरे को मारेंगे नहीं। बताते बच्चा ही सच पिट गया। बताता है, उसके बाद उसकी पिटाई होगी। यार ये तो मेरे साथ भी हुआ है। How can somebody overcome the jealousy factor from themselves? जेलेसी क्यों आती है? जेलेसी आती है कंपैरिजन से। अगर कंपैरिजन नहीं होगा तो जेलेसी भी नहीं होगी। इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 पिलर होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पिलर होता है सेल्फ अवेयरनेस। तो एक बीच में लकीर खींची, इस तरफ लिखा कि क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है, और इस तरफ लिखा क्या मेरे कंट्रोल में है। मेरा अपना बिहेवियर मेरे कंट्रोल में है, दूसरे का बिहेवियर मेरे कंट्रोल में नहीं है। उसके बाद कागज फाड़ो, जो कंट्रोल में नहीं है ना उसका कचुम्बर बनाओ और डस्टबिन में फेंको, और जो कंट्रोल में है ना उसको अपनी जेब में रखो। मिसमैनेजमेंट ऑफ इमोशंस किस में ज्यादा है? एंजाइटी की बात करूं तो जेनजीज में एंजाइटी बहुत ज़्यादा है पहले से। तो ये जो थिंकिंग है ना, ये बन जाता है एक स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी एज इन जब भी कुछ खराब हो सोचना शुरू कर दो। बचपन में सीख लिया ना उसने, और यही लाइफ लॉन्ग फिर साथ चलता रहा। लाइफ लॉन्ग साथ चलता है कि जब भी कुछ हुआ है ओवर थिंक करने लग जाओ। थिंकिंग बिकम्स अ स्ट्रैटेजी टू क्योर एंजाइटी। लेकिन एक बात बताऊं, एंजाइटी का सबसे बड़ा दोस्त ही ओवरथिंकिंग है। नमस्कार सभी को, वार्तालाप पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन। जी हाँ, आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो एक इमोशनल इंटेलिजेंस ट्रेनर है। इनका काम ये है कि ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और अच्छी खासी कंपनीज में जाकर लोगों को इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर बातें सिखाते हैं। सो ही टेल्स यू कि आप अपनी जिंदगी को बेटर कैसे जी सकते हैं। प्लीज वेलकम विद अस मिस्टर अंकुर ओबरॉय, अ वेरी रिनाउंड इमोशनल इंटेलिजेंस ट्रेनर। सर, आपको हम लिंक्डइन पे बहुत समय से फॉलो कर रहे थे। थैंक यू सो मच, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। बहुत बहुत स्वागत है आपका वार्तालाप स्टूडियो पे, और आज आपसे हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। Thank you, Ashim ji, for having me over. I am sure we will have a wonderful conversation. थैंक यू सो मच सर। तो अंकुर जी, टू बिगिन विद इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर जैसे हम आज बात करेंगे ज़्यादातर, तो मेरा आपसे एक पहला सवाल ये है, लाइक लेट्स कीप इट एज अ गुड कन्वर्सेशन, जिससे लोग जानकर एनलाइटन हो पाए, सुन पाए, अपनी लाइफ में कुछ बेटर कर पाए। बट मेरा पहला एक सवाल आपसे रहेगा, व्हाई इन दिस वर्ल्ड इज इमोशन अ वेरी बिग थिंग? इमोशंस इतने ज़रूरी क्यों हैं? आप अक्सर सुनते होंगे कि यार इमोशंस को साइड पे रखो, इमोशंस को इग्नोर करो। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या अगर आप एक कॉर्पोरेट में मैनेजर हैं तो अक्सर ये सिखाया जाता है कि यार इमोशंस को इग्नोर करो, आप सिर्फ फैक्ट्स को देखो। लेकिन बात ये है कि कुछ भी कर लो इमोशंस तो आपके अंदर रहेंगे। क्यों? बिकॉज ब्लड इज ऑलवेज फ्लोइंग थ्रू द फीलिंग्स पार्ट ऑफ योर ब्रेन। जो पार्ट आपका ब्रेन का फीलिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसको हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, उससे हमेशा ब्लड फ्लो हो रहा है। तो इमोशंस तो हमेशा रहेंगे। अगर आप उसको इग्नोर करते हैं देन दे विल एक्ट लाइक अ बैकग्राउंड नॉइज, कि जैसे बैकग्राउंड में एक नॉइज चल रही है। ओके, आई गिव यू एन एग्जाम्पल से समझते हैं। एक मैनेजर अपने स्पाउस से लड़के ऑफिस आया, उसका मूड कैसा होगा? खराब होगा। उसके बाद किसी ने, उसके जूनियर ने एक रिपोर्ट उसके आगे सबमिट करी, जो कि रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका मूड खराब है। तो एक अच्छी रिपोर्ट होने के बावजूद, सामने वाले बंदे का बिहेवियर अच्छा होने के बावजूद, वो उसको शायद गलत ढंग से ले ले। वो बोलेगा नहीं यार ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि उसका मूड खराब है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें बहुत सारे टीचर्स थे और उनको बोला गया कि अपने मूड को रेट करो। तो जो ख़राब मूड वाले टीचर्स थे उनको एक तरफ रखा गया, अच्छे मूड वाले टीचर्स को एक तरफ रखा गया। उनको सेम एस्से दिया गया मार्क करने के लिए कि 10 में से नंबर दो। ठीक है। ये देखा गया कि जिनका अच्छा मूड था, ऑन एन एवरेज उन्होंने बेटर मार्क्स दिए। बेसिकली योर मूड एंड योर इमोशंस अफेक्ट ऑन योर प्रोफेशनल लाइफ, आप ये कहना चाह रहे हो? योर बिहेवियर, बट अंकुर जी, ऑल्सो ऑन योर डिसीजंस। Yeah, नहीं, definitely. I completely agree with you on this point, but I would just like to add one thing. मैंने जो चीज़ सीखी है, या मतलब I can be wrong, but मैंने जो चीज़ सीखी है वो ये है कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ से अपनी पर्सनल लाइफ को अलग रखा जाए। हमें हमेशा हमारे सीनियर, सुपीरियर्स, मेंटोर से यही सिखाया जाता है
कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखो, पर्सनल लाइफ को अलग रखो। पर्सनल लाइफ में सबकी चैलेंजेस हैं। पर्सनल लाइफ में हर बंदा एक अलग ही दुनिया में जंग लड़ रहा है अपने आप से। एवरीबडी हैज डिफरेंट रूटीन, एवरीबडी हैज डिफरेंट चैलेंजेस। किसी की कोई ईएमआई है तो किसी का कोई पेंडिंग लोन है, किसी की लाइफ में पैसा ज्यादा होने की टेंशन है तो किसी की लाइफ में पैसा ना होने की टेंशन है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को मतलब ये बताया जाता है इन जनरल कि आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखो। इस बात में मतलब आपका क्या ओपिनियन है? अलग रखना चाहिए? और प्रोफेशनल लाइफ आपकी अलग ही होनी चाहिए आइडियली, बट वो होती नहीं है। क्योंकि आपके जो पर्सनल इमोशंस हैं वो आपके प्रोफेशन में कैरी ओवर होते हैं, और प्रोफेशन में जो आपके इमोशंस उस टाइम आते हैं, फॉर एग्जांपल आपको स्ट्रेस है कि आपको कहीं फायर तो नहीं किया जा रहा, आप जब घर आओगे तो क्या आप सब कुछ भूल के कर सकते हो काम? नहीं कर सकते। not. आप अपने बच्चे के साथ उस उमंग के साथ, उस खुशी के साथ नहीं खेल सकते अगर आपके दिमाग में एक टेंशन बनी हुई है कि यार पता नहीं कल मुझे फायर तो नहीं कर देंगे। तो आइडियली दे शुड बी सेपरेट, लेकिन आइडियल दुनिया होती नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। इसीलिए इमोशंस के प्रति अवेयर होना ज़रूरी है कि अगर मैं घर आया और मेरा बच्चा मेरी तरफ भागते हुए आ रहा है, तो अगर मैं अवेयर हूँ ना कि यार ऑफिस का स्ट्रेस है, इसको यहाँ छोड़ देता हूँ और अब अंदर घुसता हूँ, राइट, तो मैं वो स्ट्रेस को थोड़ा मिनिमाइज कर पाऊंगा, मैं उसको छोड़ पाऊंगा। लेकिन अगर मैं अवेयर ही नहीं हूँ अपने इमोशंस को लेके, तो अरे यार, अरे जाना यार, पानी ला, मेरा ऐसा बिहेवियर होगा। सो यू मीन दैट वर्क लाइफ बैलेंस इज समथिंग जो बहुत लोगों को सीखने की जरूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वर्क लाइफ बैलेंस सीखना। लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस ना हर किसी के लिए डिफरेंट होती है। किसी के लिए वर्क लाइफ बैलेंस हो सकती है, एक प्रोफेशन ऐसा है कि जिसमें अगर आपका 9 बजे आप ऑफिस पहुंचे, 6 बजे आप ऑफिस के बाहर, उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस सिंपली ये हो सकता है कि मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक आपका वर्क है, उसके बाद आपकी लाइफ है। लेकिन बहुत बारी आपकी लाइफ के अंदर वर्क होता है। जैसे आपने अगर एक नया बिजनेस शुरू किया, क्या आप ऐसा सोच सकते हो कि मैं सिर्फ इस टाइम पीरियड में ही काम करूं? ऑफ कोर्स नॉट। वो आपसे टाइम डिमांड करेगा। व्हेन यू आर बिल्डिंग समथिंग, तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा टाइम, सब चीज़ डिमांड करेगा। एग्जैक्टली। और वर्क लाइफ बैलेंस जनरली आज की डेट में जो लोग बात कर रहे हैं, अगर आप एक करियर में आपकी एक नई शुरुआत है और उस टाइम अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस को आप टॉप प्रायोरिटी दे रहे हो, तो आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी वाइज डिसीजन टू डू दैट। सी इफ़ यू हैव लॉट ऑफ मनी, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा ऑलरेडी है, आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ग्रोथ इतनी नहीं चाहिए, तो ठीक है, यू थिंक अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस। नहीं, वी आर टॉकिंग इन अ लेमैन पर्सपेक्टिव ना। लेकिन अगर एक इंसान है जिसको नहीं ग्रोथ चाहिए, हाँ, तो थोड़े टाइम के लिए शायद वर्क लाइफ बैलेंस को उसको स्क्यू करना पड़ेगा। मैं ये कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि उसको बिल्कुल साइड पे कर दो। यू शुड हैव अ लाइफ। कई लोगों का वर्क ऐसा होता है दैट वर्क बिकम्स देयर लाइफ। जो मेरा काम है, आई गो इन ऑर्गेनाइजेशंस टू गिव देम ट्रेनिंग ऑन कि हाउ टू हैंडल इमोशंस। अब मुझे ये काम इतना पसंद है कि वो काम करने के बाद मुझे थकान नहीं होती। देयर आर वेरी लेस पीपल, अंकुर जी, जिनको अपने काम से प्यार होता है। एंड टचवुड आई एम लाइक दैट टू, कि मतलब मेरे को शूट करना, पॉडकास्ट करना, या फिर मैं जो इसके अलावा मेरी जॉब है, मेरा प्रोफेशन है, मेरे बिजनेसेस हैं, तो मैं जो भी काम करता हूँ ना, मैं बहुत इंजॉय करता हूँ उन चीज़ों को। एंड आई थिंक दैट इज द थिंग दैट कीप्स मी गोइंग। तो आप जब वर्क करते हैं तो आपको ऐसा फील तो नहीं होता ना कि आप लाइफ नहीं जी रहे? नहीं। आई थिंक मतलब मैं पर्सनली बहुत ब्लेस्ड हूँ इस चीज़ में कि व्हेन आई वर्क, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। क्योंकि मैं जब काम कर रहा हूँ ना, तो मेरे को टाइम, मुझे सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितना बज रहा है, क्या टाइम हो रहा है, मैं कितने घंटे काम कर रहा हूँ। आई नेवर कैलकुलेट दैट। कि मैंने देखा है लोग कॉर्पोरेट में ऐसे भी हैं, बिकॉज आई वर्कड अ लॉट ऑफ टाइम इन कॉर्पोरेट, तो मैंने देखा है कि 6 बजे से 6:15 हो गए तो लोगों का मूड खराब हो जाता है कि यार 15 मिनट एक्स्ट्रा काम क्यों करा रहे हैं। बट आई एम लाइक दैट बिकॉज आई एन्जॉय माई वर्क। तो मेरे को 6 से 8, 9, 10 भी बज जाए ना, इफ़ मेरी कोई प्रायर कमिटमेंट नहीं है जिसको इफेक्ट पड़ रहा हो, तो आई विल कीप ऑन गोइंग बिकॉज आई एम लाइकिंग माई जॉब। And I don't need anything extra for that. That's giving me a mental satisfaction. That's why work-life balance is a very personal phenomena. Right. ये बहुत ही एक पर्सनल चीज़ होती है, ये हर किसी को खुद डिफाइन करनी पड़ती है। Also, जो आपके बॉसेज हैं, जो आपके मैनेजर्स हैं, दे शुड बी अवेयर एटलीस्ट उनको थोड़ी बहुत अवेयरनेस होनी चाहिए कि यार आपके लिए क्या प्रायोरिटी है, आप किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। आपने वो 6 से 6:15 का एग्जाम्पल दिया। अगर ये डेली हो रहा है, अगर 6 बजे तक का ऑफिस है और अगर डेली ऐसा हो रहा है कि उनको 6:15, 6:30 बजे रोका जा रहा है, देन इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंसी और अंडर स्टाफिंग। ओके, या तो एफिशिएंसी कम है या अंडर स्टाफ्ड है, और तो कोई रीज़न नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा कभी कभी हो रहा है, तो एज एन एम्प्लॉय
मैं एक्सेप्ट कर लूँगा कि ठीक है यार, कभी कभी ये बात है, एग्जैक्टली माय बर्ड ना, इमरजेंसीज होती हैं, डिलीवरेबल्स होते हैं, कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है, तो ये बहुत कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है वर्क लाइफ बैलेंस। मेरे हिसाब से ये चीज़ ऐसी भी है कि एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बहुत बड़ी चीज़ है। लाइक देर आर मेनी पीपल इन कॉर्पोरेट जो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बट द क्वेश्चन इज क्या वो काम करना चाहते हैं? आई एम वर्किंग टू गेट माई ब्रेड एंड बटर, बट द क्वेश्चन इज कि क्या मैं यही काम करना चाहता हूँ, या फिर मुझे ये काम करना है क्योंकि जस्ट आई एम जस्ट गुड एट इट एंड आई जस्ट वॉन्ट टू हैव सम मनी, आई वॉन्ट टू, मतलब ये जो दुनिया है इसके साथ कदम से कदम मिलाकर मुझे चलना है, मुझे अपेरेंटली अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करना है, तो मैं जॉब कर रहा हूँ, अच्छी जॉब कर रहा हूँ, टाइमली इंक्रीमेंट मिल रहा है, टाइमली स्विच कर रहा हूँ, प्रमोशन हो रही है, सब चीज़ें हैं, बट द क्वेश्चन इज इज दिस समथिंग दैट आई रियली वॉन्ट टू डू? आशिम जी, एक ना जापानीज कॉन्सेप्ट होता है इकिगाई, जिसमें शॉर्ट में बताता हूँ, उसमें ये बताया गया है कि अगर एक ऐसा काम जो आपको करना पसंद है, दूसरा आप उसमें अच्छे हो, तीसरा वो डिमांड में है, ठीक है, और चौथा उसके पैसे मिल रहे हैं, अगर ये चारों चीज़ें कंबाइन हो जाए, दैट इज़ योर इकिगाई, तब तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई है। लेकिन हर किसी को इकिगाई नहीं मिलता। एवरीवन इज नॉट सो फॉर्चुनेट। कई लोग कहीं जॉब एक मजबूरी में कर रहे हैं, तो हमें उनको भी अपने माइंड में रखना है। राइट, दे आर ऑल्सो आर एम्प्लॉयज, दे आर ऑल्सो इन द वर्क फोर्स, तो हमें उनको भी माइंड में रखते हुए हमें बात करनी होगी। हम सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि यार हमें ये काम पसंद है, हमें अच्छा लगता है, तो सबके लिए वो एप्लीकेबल है। राइट, डेफिनेटली द पीपल हु आर डूइंग दिस आर डेफिनेटली वेरी ब्लेस्ड, ये तो मैं मानता ही हूँ। लेकिन मतलब एक चीज़ है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट्स, तो चलो कॉर्पोरेट से हम बात अपनी शुरू करते हैं, ठीक है। लाइक द डिस्कशन इज अबाउट, बहुत सारे ऐसे सीनियर्स होते हैं अंकुर जी जो मतलब ना अपने जूनियर्स को अप्रिशिएट नहीं करते, एक्नॉलेज नहीं करते। देखो मतलब मेरा जो मानना है, बार बार इस पॉडकास्ट में ये चीज़ आएगी, एवरीबडी इज डिफरेंट, हर इंसान इस दुनिया में अलग है, लेकिन देर आर पीपल विद सिमिलर ट्रेट्स जो हम देखते हैं कि कुछ लोगों के ट्रेट्स सिमिलर होते हैं कि ये इंसान ऐसा है, तो वो जो ऐसे की परिभाषा है ना, वो एक से ज्यादा लोगों पे अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, कि एक इंसान बहुत गुस्से वाला है, तो बहुत गुस्से वाले इंसान बहुत सारे होंगे। इंसान सब अलग हैं बट उनके ट्रेट्स सेम है। क्योंकि बहुत मतलब एक ऑफिस में, एक ऑर्गेनाइजेशन में देयर कैन बी मोर देन वन पीपल, या एक किलोमीटर के रेडियस पे देयर कैन बी मोर देन वन पीपल जिनको एक सर्टेन पॉइंट पे ट्रिगर हो सकते हैं, मतलब बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, तो सिमिलर ट्रेट्स हैं। अब बहुत ऐसे मैनेजर्स हैं, ऐसी सिमिलर ट्रेट्स कह रहा हूँ, हर इंसान अलग है, बट बहुत ऐसे मैनेजर्स हैं अंकुर जी जो अपने एम्प्लॉयज को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करते, एक्नॉलेज नहीं करते। इसका क्या रीज़न है आपके हिसाब से? आप कभी सोचो कि आप जब किसी को अप्रिशिएट करते हो, हाँ, या आप जब कॉम्प्लीमेंट देते हो, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट फीलिंग विच इज़ गोइंग इनसाइड यू। हम एक इमेजिनरी सिचुएशन ले लेते हैं। आप किसी के घर गए, आपको डिनर पे इनविटेशन था, आप किसी के घर गए अपने दोस्त के घर, उस दोस्त ने आपके आगे खाना परोसा, आपने जब बाइट ली, मज़ा आ गया, बहुत स्वाद है, तो 3 तरह के लोग होंगे। एक जो बोलेंगे यार बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा था यार, मज़ा आ गया। दूसरा होगा जो कुछ नहीं बोलेगा, ही विल नॉट अप्रिशिएट, ही विल नॉट डिप्रिशिएट। राइट। तीसरा इंसान शायद बोले यार अच्छा है, लेकिन वो जो उसके घर खाया था ना, वो बात नहीं, वो जो हमने फलान रेस्टोरेंट में खाया था ना, वो बात नहीं है इसके अंदर। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग ना अंदर से इमोशनली सिक्योर्ड नहीं है। क्योंकि आप जब किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हो, आप जब किसी को अप्रिशिएट करते हो, तो 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए आप ना उसको अपने से ऊपर बना देते हो। लेकिन अगर आप खुद ही अपने आप को इतना अंदर से छोटा महसूस करते हो, आप उसको अप्रिशिएट नहीं करोगे, क्योंकि आप दूसरे को अपने से ऊपर देख ही नहीं सकते ना। वो इनसिक्योरिटी है आपके दिमाग में। इनसिक्योरिटी है, वो एक आपके अंदर एक अपनी कमी है, एक अंदर किसी कोने में वो कमी है जो आपको लगता है कि यार उसको मैं हमेशा ढक के रखूं, वो कहीं बाहर ना आ जाए, आप छोटा महसूस करते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्स देने में कंजूस होते हैं। मैं इनको बोलता हूं कंजूस। मेरे को वो वर्ड नहीं मिल रहा था, यू टोल्ड मी द वेरी राइट वर्ड अंकुर जी, कि कुछ लोग ना कॉम्प्लीमेंट देने में, अप्रिशिएट करने में बहुत कंजूस है। अब इसको ना रिवर्सल कर देते हैं। अगर आप अंदर से इनसिक्योर फील करते हो, अगर आप अंदर से छोटा महसूस करते हो, स्टार्ट कॉम्प्लीमेंटिंग पीपल, यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट योरसेल्फ टू। आपके आगे कॉफ़ी आई, किसी ने कोई कॉफ़ी आपके लिए बना के लाया, अप्रिशिएट करो कॉफ़ी को, और दिल से अप्रिशिएट करो कि यार बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाई, मज़ा आ गया।
एक काम 2 लोग कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, एक आपके साथ आपका कलीग है वो भी कर रहा है, और आपके कलीग ने आपसे अच्छा काम कर लिया, दिल से उसके लिए खुश होके एक बार उसको बोल दो कि यार बहुत ही अच्छा काम किया। आप एक्चुअली छोटे नहीं होगे उसके अंदर। इमोशंस में ना एक चीज़ बहुत ही कॉमन है, एक लिमिट तक सब में होती है, कुछ लोगों में थोड़ी ज़्यादा होती है, उसे हम कहते हैं जेलेसी फैक्टर। आई थिंक कॉरपोरेट वर्ल्ड में और नॉर्मल दुनिया में भी हम दूसरे को अपने से ऊपर नहीं देखते, उसका रीज़न कहीं ना कहीं जेलेसी फैक्टर है। हाउ कैन समबडी ओवरकम द जेलेसी फैक्टर फ्रॉम देमसेल्व्स? जेलेसी क्यों आती है? जेलेसी आती है कंपैरिजन से। अगर कंपैरिजन नहीं होगा तो जेलेसी भी नहीं होगी। अब क्वेश्चन ये है कि कंपैरिजन कहाँ से आता है? तो एक चीज़ होती है अहंकार, यानी कि ईगो। ईगो। कंपैरिजन जो है वो ईगो का ही एक फीचर है। हम जेलेसी की बात अभी हम थोड़ी देर के लिए हम साइड पर रखते हैं, वो इसलिए क्योंकि जेलेसी का रीज़न कंपैरिजन होता है सबसे पहले तो, और कंपैरिजन का रीज़न होता है ईगो। अगर आप अपनी ईगो को ऑब्जर्व करने लग जाए तो कंपैरिजन वहीं ख़त्म हो जाएगा और जेलेसी भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हम ना अपनी ईगो को ऑब्जर्व नहीं कर पाते। एग्जाम्पल, अगर कोई किसी की तारीफ़ कर रहा है, या हम एक कार का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? आप कार लेके आए, आप बहुत खुश हो, लाइक यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी कि यार मेरी पहली कार, मेरी कमाई की पहली कार आई है, आप बहुत खुश हो। आप शोरूम से गाड़ी लेके निकले हो, और जैसे ही आप अपने घर के आगे गाड़ी पार्क करते हो, आप देखते हो कि आपके पड़ोसी ने आपसे बड़ी गाड़ी ले ली है। तुरंत कंपैरिजन आया कि यार इसने तो मेरे से ज़्यादा अच्छी ले ली। जैसे ही कंपैरिजन आया, अब आपकी ईगो फ्लेयर हो गई। अरे इसकी तो हराम की कमाई होगी, अरे ऊपर की कमाई है इसकी, अरे इसको तो ना उसने सपोर्ट किया होगा, ब्लैक मनी होगा, ब्लैक मनी होगा, कुछ भी आप उस पर आप ब्लेम कर दोगे। हाँ बिल्कुल। वो ये ईगो से आता है। क्योंकि जैसे ही जब आप इन द मोमेंट है ना, आप जब इन द मोमेंट होते हो ना, तब ईगो नहीं होती। राइट। आप अगर अपना काम फुल फोकस के साथ कर रहे हो, जिसको बोलते हैं ना फ्लो स्टेट। जैसे मुझे लिखने का बहुत शौक है, मैं लिंक्डइन पे बहुत पोस्ट डालता हूँ, मैं देखता रहता हूँ। मैं अपने पोस्ट लिख रहा होता हूँ ना, मैं उस टाइम इतने ज़्यादा फ्लो स्टेट में होता हूँ कि माई ईगो डिजॉल्व्स। यू एंजॉय द मोमेंट। यस, दैट ईगो डिजॉल्व्स। तो जब आप अपनी पहली कार को आपने जो स्टीयरिंग पे आपने हाथ ऐसे रखा, आप इन द मोमेंट थे, आपकी ईगो नहीं थी। लेकिन जैसे ही सामने दूसरे की कार दिखाई दी, अब ईगो आ गई, क्योंकि कंपैरिजन आ गया। तो आपको अपनी ईगो को ना लगातार ऑब्जर्व करना है। आई गेट दैट। कि ये कौन बोल रहा है, ये आवाज़ मेरी ईगो की है या मेरी बुद्धि की है। हमारे ना सेल्फ एनालिसिस है ये तो। आई थिंक सेल्फ अवेयरनेस इज द बिगेस्ट पिलर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 पिलर होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पिलर होता है सेल्फ अवेयरनेस। और जो हमारा माइंड होता है, जिसको हम बोल सकते हैं अंतर कारणा, यानी कि इंटरनल इंस्ट्रूमेंट, जो हमारा माइंड है। देखो, हमारे हाथ पैर क्या, हमारी जो ज़ुबान है, हमारी जो स्किन है, ये हमारे एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इनसे हम बाहर की दुनिया से डील करते हैं। लेकिन अंदर की दुनिया से आप कैसे डील करते हैं? अपने माइंड के थ्रू। इस माइंड को जानना बहुत ज़रूरी है। इस माइंड के 4 हिस्से होते हैं। सबसे पहला आपकी बुद्धि, यानी आपका विवेक, आपकी समझ, आपकी एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़, आपका लॉजिक, वो बुद्धि में आ गया। दूसरा होता है आपका मनस, यानी आपका इमोशनल माइंड, आपका रिएक्टिव माइंड, जिसमें आपके लाइक्स डिसलाइक्स होते हैं। आपने कॉफ़ी का कप लिया और आपने कॉफ़ी पी, आपको अच्छी नहीं लगी, एकदम से आप रिएक्ट हुए, लाइकिंग डिसलाइकिंग आ गई ना वहाँ पे, दैट इज़ योर मनस। आपके इमोशंस, दैट इज़ योर मनस। तीसरा होता है आपका अहंकार, ईगो। ये सेंस ऑफ सेल्फ कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। इस दुनिया में फंक्शन करने के लिए हमें ईगो चाहिए। लेकिन ईगो आपको कंट्रोल कर रही है या आप ईगो को कंट्रोल कर रहे हो, बहुत फर्क है उसमें। आई डेफिनेटली एग्री। तो ईगो आपको कंट्रोल कर रही है या आप ईगो को कंट्रोल कर रहे हो, सारी गेम यहीं की है। और चौथा होता है आपके संस्कार, यानी कि आपके इमोशनल इम्प्रेशंस। आई गिव यू एन एग्जांपल। एक बच्चा है, बच्चे का नाम रख लेते हैं रामू। ठीक है, रामू अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहा है, सब कुछ अच्छे से कर रहा है, लेकिन उसके मम्मी पापा उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे। ठीक है, अब रामू अपने आप को ना छोटा महसूस करने लगता है कुछ टाइम बाद कि यार मैं कुछ भी करूं, आई एम नॉट गुड इनफ। राइट। उसके अंदर ये फीलिंग आएगी। ठीक है, अब वो एक ड्राइंग बनाता है और बड़े चाव से वो ड्राइंग बनाता है कि यार पापा आएंगे ऑफिस से और वो मेरी ड्राइंग देख के ना खुश हो जाएंगे, बोलेंगे वाह रामू बेटा बहुत अच्छा बनाया आपने।
वो वेट कर रहा है। लेकिन अब उसके पापा आते हैं ऑफिस से और उसकी ड्राइंग को अप्रिशिएट करने की जगह उसको बोलते हैं, इसमें ना बेटा कलर यहाँ से बाहर हो गया, ठीक है, और ये क्या है, ये ट्रेन तो होती है इस कलर की थोड़ी होती है ट्रेन, ये क्या बना दिया, नीले रंग की ट्रेन बना, ये तूने पीले रंग की बना दी, क्या करता है। तो डिस्करेज कर दिया। अब उसके अंदर ना जो इमोशनल एनर्जी है, जो उसके अंदर वो एक डिसअपॉइंटमेंट आएगी ना, वो उसके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगी कि मैं कुछ कम हूँ, मेरे को ठीक से नहीं आता। वो होते हैं संस्कार। ओके। या कोई ऐसा है जिसको बार बार जिसको धोखे मिले, अच्छा। ठीक है, पेरेंट्स ने बोला कि बेटा सच सच बता दे, अगर तूने सच बताया ना हम तेरे को मारेंगे नहीं, बताते ही बच्चा पिट सच गया। बताता उसके बाद उसकी पिटाई हो गई। यार ये तो मेरे साथ भी हुआ है। ये टीचर्स भी बहुत करती हैं हाँ, कि किसने बम फोड़ा है, किसने पटाखा फोड़ा है, बता दो, अगर बता दोगे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। जैसे ही बच्चे ने ये भी मेरे बताया साथ हुआ है। उसको हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया। तो ऐसे में ना एक अंदर मिसट्रस्ट आ जाता है कि हम ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी पे। अब ऐसे मेरे इंसान साथ तो की ये पुलिस स्टेशन में हुआ है, मतलब पुलिस वाले ने बोल दिया कि बता दे किसने गलती करी है, या तू मेरे को सच बता देगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा। यार सच बताने के बाद डंडे पड़ गए। तो हमारा सिस्टम ही हमारे अंदर एक ना मिसट्रस्ट क्रिएट कर रहा है। यही संस्कार होते हैं, इसीलिए ना हम ट्रस्ट नहीं कर पाते बहुत जल्दी। अगर आपकी कोई जेन्युइन तारीफ कर रहा होगा, अगर आपके अंदर एक ये मिसट्रस्ट का संस्कार आ गया है, ये इंप्रेशन बन गया आपके अंदर, बचपन से बन गया, तो अगर आपको कोई जेन्युइनली आपके आगे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी ना आप लाइफ उसे में, वो कर दोगे, आप उसको नकार दोगे कि नहीं यार आई डू नॉट ट्रस्ट दिस अपॉर्चुनिटी। तो आप लाइफ में बहुत पीछे रह जाओगे, पीछे रह जाओगे वो ट्रस्ट ना करने की वजह से। बिल्कुल। क्योंकि मतलब कुछ लोग ना ऐसे होते हैं जो ना एक थिंकिंग बना लेते हैं। अब जैसे देर वॉज दिस क्लाइंट ऑफ माइन, एस्ट्रोलॉजी क्लाइंट ऑफ माइन, सो शी वॉज टॉकिंग टू मी। तो उसने ना बहुत ज़्यादा अपना व्हाट्सएप पे स्टोरीज डाल रखी थी कि मेरे साथ तो गलत ही होता है, भगवान जी मेरे साथ गलत करते हैं। शी इज़ कमिंग फ्रॉम अ विलेज, और मतलब मैंने उसकी स्टोरीज देखी तो मैंने उसको टेक्स्ट करा दैट व्हाट्स रॉन्ग, कि क्या हुआ, यू कैन टॉक टू मी इफ़ यू वांट। तो उसने ये बोला कि सर मेरे साथ तो ना लाइफ में हमेशा गलत ही होगा, मैं दिखने में बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, और मेरे को हमेशा धोखा ही मिला है, मेरे 2 बॉयफ्रेंड्स मुझे छोड़कर चले गए। तो मैंने उसको बोला कि सी लाइफ गोज ऑन, इट्स ओके, आप पहले अपने आप को जैसे हो ना, आप खुद से प्यार करना सीखो। आई थिंक दैट इज़ द थिंग, जो कोई आपसे और प्यार करे वो सेकंड चीज़ है। अब मैंने उस लड़की में ये चीज़ ऑब्जर्व करी, जब आपने मुझे बोला तो मुझे याद आई ये चीज़ कि लोगों की ना एक थिंकिंग पर्सपेक्टिव बन जाती है कि मेरे साथ तो गलत ही होगा। कि अगर उसको 2 लड़कों ने डिच करा, या मतलब और बहुत ऐसी लड़कियां हैं या बहुत ऐसे लड़के हैं जिनके साथ बिट्रेयल हुआ है, या फिर कोई ने उनको मतलब रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करा, समबडी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हैज बीन अनफेयर विद देम, तो उन लोगों का ना एक माइंडसेट बन जाता है कि यार मेरे साथ तो यही होगा। अंकुर जी, मतलब मैं आपसे बहुत प्रिसाइजली पूछूंगा कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। आई रियली वांट टू हेल्प सच पीपल। तो पहले तो आप सबसे पहले आप उन लोगों के लिए ना अंदर करुणा लेके आइए, क्योंकि Okay. करुणा और तरस थोड़ी मिलती जुलती चीज़ें लगती हैं, लेकिन ये होती बहुत अलग हैं। ओके। हम जब किसी पे तरस खाते हैं, किसी पे रहम खाते हैं ना, तो हम अपने आप को ना उससे ऊपर दिखाते हैं हाँ। कि हाय बेचारा, इसके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन जो करुणा होती है ना, करुणा में आप दूसरे को ना ऊपर उठाते हैं, ठीक है, आप उसको समझते हैं और उसको जो वो फील कर रहा है वो उसके एंगल से सोचते हैं। अब ये सोचते हैं कि यार अगर मैं यहाँ हूँ तो वो मेरे कर्म है, वो अगर वहाँ है तो वो उसके कर्म है, उसकी गलती नहीं है, उसके पिछले कुछ होता हुआ जो आया है, उसकी जो सिचुएशन रही है, उसके जो सर्कमस्टेंसेस रहे हैं, उसके कारण वो यहाँ है। जो भी उसकी बैलेंस शीट है, जो भी उसकी देखो, एवरीवन इज डेल्ट डिफरेंट हैंड ऑफ कार्ड्स। हर किसी को ना अलग पत्ते मिलते हैं। हाँ, तो उसको पत्ते आपसे अच्छे नहीं मिले तो वो आपसे अच्छी गेम नहीं खेल पा रहा। तो पहले तो आप ये अपने अंदर भावना लेके आओ कि इसके प्रति मुझे करुणा रखनी है। आप करुणा की भावना लेके आओ, सबसे पहले तो ये करना है। दूसरी बात, आप उसके, क्योंकि आप उनको अच्छे से जानते हो, आप उनके ना संस्कारों को समझो कि ये जो इंप्रेशंस उनके दिमाग में हैं कि मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, ये हैं क्यों, और आप हील कैसे करें। और आप उनसे पूछो कि एक काम करो, लिस्ट बनाओ कि अच्छा क्या क्या हुआ आपकी ज़िंदगी में। और अगर वो आगे से बोलते हैं कुछ नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अरे हम, अगर कोई इंसान 20 साल का है, 24 साल का है, तो कुछ तो अच्छा हुआ होगा ना कि वो वहाँ तक पहुँचा। डेफिनेटली। मेरे हाथ पैर सलामत हैं, इससे अच्छा और क्या है। ये भी कुछ अच्छा ही है मेरे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मेरे पास आज रहने को मेरे घर पे मेरे पास छत है, ये भी कुछ अच्छा ही है। तो पहले तो लिस्ट बनाओ कि आपके पास अच्छा क्या है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट को समझो, उसको बोलते हैं
सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, मतलब कि मान लो मैं सुबह उठा और सुबह उठते ही मेरा फ़ोन गिर गया। मैंने फ़ोन जैसे उठाया गिर गया और फ़ोन की स्क्रीन क्रैक हो गई। मैंने कहा अरे यार फ़ोन की स्क्रीन क्रैक हो गई। अब मैं जैसे ही बाथरूम में एंटर हुआ, उसमें थोड़ा पानी पड़ा हुआ था, मेरा बच्चा बहुत शैतान है, उसने पानी फैलाया हुआ था और मैं उस पर थोड़ा सा फिसल गया। ठीक है। मुझे बहुत चोट नहीं आई बट मैं फिसल गया और थोड़ी सी मोच आ गई। अब मेरे दिमाग में एक इंप्रेशन बन जाएगा कि यार आज का दिन तो बहुत ख़राब है। बनता है, अक्सर अब बनता है। जैसे ही मेरे दिमाग में ये इंप्रेशन बन गया आज का दिन ख़राब है, मैं क्या करूँगा, मैं अपना पूरा दिन ना बड़ा क्रिटिकली जीऊँगा, बहुत क्रिटिकली जीऊँगा, नेगेटिव माइंडसेट से। नेगेटिव माइंडसेट के साथ जीना शुरू कर दूंगा और मुझे वही चीज़ें दिखाई देंगी जो नेगेटिव है। राइट। मुझे शायद रोज़ 10 मिनट का ट्रैफिक मिलता होगा, मुझे उस दिन शायद 9 मिनट का ट्रैफिक मिलेगा, पर वो चुभेगा। लेकिन मुझे चुभेगा कि अरे यार आज तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, आज कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक है, और आज का दिन कुछ ज़्यादा ही खराब कुछ है। ज़्यादा ही ख़राब है। तो मैं हर चीज़ को ना उस एंगल के साथ सोचूंगा और फिर मुझे लगेगा कि हाँ यार दिन तो ख़राब ही हो गया। इसको बोलते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। जो मैंने प्रेडिक्ट किया वो मैंने कर ही दिया, मेरी लाइफ में हो ही गया। राइट। यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट थिंग्स ना उस तरह से। तो आप अगर उनको ये कॉन्सेप्ट आप समझाओगे और आप बोलोगे कि यार रोज़ ना ग्रैटिट्यूड के बाद सो, जिस जिस तरह के आप बता रहे हो मैं भी ऐसे किसी को जानता था। ये बहुत साल पहले की बात है, मैं कॉलेज में था। तो मेरी एक फ्रेंड थी जिसके साथ बहुत ख़राब ब्रेकअप्स हुए और उसके घर वाले भी उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे। सिचुएशन वॉज वेरी बैड। तो मैंने कहा देखो, पहले तो ये डिसाइड करो कि व्हाट इज़ इन योर कंट्रोल, आपके कंट्रोल में क्या है और आपके कंट्रोल में क्या नहीं है। कागज़ पे लिखो। तो एक बीच में लकीर खींची, इस तरफ लिखा कि क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है और इस तरफ लिखा क्या मेरे कंट्रोल में है। मेरा अपना बिहेवियर मेरे कंट्रोल में है, दूसरे का बिहेवियर मेरे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लिस्ट बनाई। उसके बाद कागज़ फाड़ो, जो कंट्रोल में नहीं है ना उसका कचुम्बर बनाओ और डस्टबिन में फेंको, और जो कंट्रोल में है ना उसको अपनी जेब में रखो। पहली बात ये। दूसरी बात, मैंने उसको ये करने को बोला कि रात को सोने से पहले ना एक डायरी लिखो, जिस डायरी में आपको सिर्फ वो लिखना है कि आप किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो, किस चीज़ के लिए आप थैंकफुल हो। क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए आप अच्छा फील करते हो? आज पूरे दिन में ऐसा क्या हुआ है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। मैं जा रहा था एक दुकान पे, मुझे दुकान नहीं मिल रही थी, मैंने किसी से पूछ लिया, उसने मुझे रास्ता दिखा दिया। ये भी लिखो। ये भी लिखो। मुझे आज राजमा चावल खाने का मन था, मम्मी ने राजमा चावल बना दिए। ये भी लिखो। हर चीज़ वो लिखो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। थोड़े दिन कर लो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और वो हुआ उसके साथ। नहीं, डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। मैं इस चीज़ को ज़रूर अब आगे से सजेस्ट करूँगा। बहुत अच्छा लग रहा है सुन और के। आपने कभी ऐसे वो लोग देखे हैं जो हमेशा ख़राब मूड में रहते हैं, हमेशा सड़े हुए रहेंगे, ऑफिस में आएंगे हाँ। गुस्से में हैं, घर में आए हैं बस परेशान है हमेशा वो। ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग पीपल। उनके लिए ये रामबाण है। क्यों रामबाण है मैं भी आपको बताता हूँ। एक चीज़ होती है एंटाइटलमेंट, ओके। कि मुझे तो ये मिलना ही चाहिए। कई लोग ना जीते ही उस एंटाइटलमेंट के साथ हैं कि आई डिज़र्व दिस, ये तो मुझे मिलना ही चाहिए। आई डिज़र्व टू बी रिस्पेक्टेड, आई डिज़र्व टू बी ट्रीटेड वेल, ये प्रमोशन मैं ही डिज़र्व करता हूँ। एक ना एंटाइटलमेंट की फीलिंग होती है। ठीक है, ये मेरा नौकर है ना, यही मेरा ग्लास उठाएगा, मैं खुद ग्लास उठा के किचन में नहीं रखूँगा। एंटाइटलमेंट। कुछ लोग ना एक एंटाइटलमेंट के साथ जीते हैं। आप इमेजिन करो, अगर आप फील करते हो कि यार मैं इस चीज़ के लिए एंटाइटल्ड हूँ और वो चीज़ आपको मिल जाए, क्या आप ग्रेटफुल होगे? आप नहीं होगे, क्योंकि ईगो बूस्ट हो जाएगी। वो तो बेयर मिनिमम है ना। ये तो मुझे मिलना ही था, मैं ग्रेटफुल क्यों हूँ इस चीज़ के लिए, ये तो मुझे मिलना ही है। सही बात है। तो आप ग्रेटफुल नहीं होगे, और अगर आप ग्रेटफुल नहीं होगे तो आप खुश होगे? नहीं होगे। नहीं होगे। अब मान लो आप उस चीज़ के लिए एंटाइटल फील करते हो और आपको वो नहीं मिलती, तो आप गुस्से भी रहोगे, जेलस ही रहूँगा और गुस्सा ही आएगा, क्रिटिसाइज इरिटेशन रहेगी कि यार मुझे मिला नहीं। तो अगर आप एंटाइटलमेंट के एंगल से अगर आप सोचते हो लाइफ में एंटाइटल रहते हो, तो आप हमेशा या तो नेगेटिव पे होते हो या आप जीरो पे होते हो। आप कभी भी पॉजिटिव में नहीं होते। उसका इलाज है ग्रैटिट्यूड। मैं जॉब करता था जयपुर में, तो इट वाज 6 years। मुझे कॉर्पोरेट में 6 साल हो गए थे। दिस इज़ अ वेरी स्मॉल स्टोरी। तो हमारे एमडी थे मिस्टर कपिल। तो कुछ बात हुई तो मैंने ना ऐसे बड़े एग्रेशन में बोल दिया। मैंने कहा यार आई हैव 6 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ दिस इंडस्ट्री, ठीक है, और इतने सारी चीज़ें करी है, मैं ये काम क्यों करूँगा?
और एक दो महीने के गैप पे मैंने ये चीज़ बोली और उनके कान तक पहुंच गई। और उनका नेचर बड़ा ही फ्रैंक हमारे साथ, कपिल सर का। मतलब ही इज समबडी आई रियली लुक फॉरवर्ड टू कि मुझे ऐसा बनना है लाइफ में। ही इज़ वन ऑफ माई रियली गुड मेंटर्स। तो हुआ क्या कि कपिल सर को ना मतलब एक दिन उन्होंने हमें बुलाया, तो मुझे कहते यार मुझे एक चीज़ बता, पूरे फ्लोर पे तेरे पास केबिन है सिर्फ। मैंने कहा है। कह रहे और तू उम्र में छोटा है और तेरे से बड़े लोग तेरे अंडर काम करते हैं। मैंने कहा। कह रहे तो तू पूरा टाइम ये राग क्यों लापता रहता है कि मेरा खुद 6 साल का एक्सपीरियंस है, इस इंडस्ट्री का 6 साल का एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड ला अपने अंदर। यू आर एन IIM ग्रेजुएट भैया, तू एक्सपीरियंस से बड़ा हो गया, यहाँ से बड़ा कब होगा? अब मुझे वो बात बड़ी अजीब लगी। मैंने कहा यार ये क्या तरीका हुआ बोलने का। मैंने ना उसके बाद 3 दिन तक बहुत सोचा उस बारे में और मेरे को उनकी बात सही लगी। मैंने कहा यार इंसान जितना भी ऊपर चला जाए उसके पैर जमीन पे रहने चाहिए। एंड आई थिंक आई रियली लाइक, आई मीन ही माइट बी लुकिंग टू दिस पॉडकास्ट बिकॉज वी आर ऑन एंड ऑफ इन टच। तो मतलब अगर कभी मुझे नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो मैं उनकी चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि दैट वाज अ लेसन ऑफ ग्रैटिट्यूड। कि उस दिन से मेरे अंदर वो एक एंटाइटलमेंट की जो फीलिंग जो आप बता रहे हो ना, वो ख़त्म हो गई। और वो ख़त्म ऐसे हुई कि मुझे समझ में आया कि मतलब ऑल्दो उनका बोलने का तरीका बड़ा हार्श था, बट व्हेन आई मतलब मैं अपने साथ बैठा, मैंने अपने आप को ऑब्जर्व किया, तो मैंने देखा कि मेरे नेचर में प्रॉब्लम है। इसको चेंज करने की मुझे ज़रूरत है। आई शुड बी हैविंग ग्रैटिट्यूड अबाउट थिंग्स। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, Yes. हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। एग्जैक्टली। और उस चीज़ ने ना मुझे लाइफ में बहुत काम कर दिया। अब मैं कहीं भी काम कर रहा हूँ, कुछ भी है ना, मुझे कोई फर्क नहीं लगता कि मैं सबसे नीचे जो सबसे सबॉर्डिनेट है ना, इंटर्न जो काम कर रहा है, मैं उसके साथ बैठ के उस काम को करते हुए भी इंजॉय करता हूँ और सबसे ऊपर वाला काम भी बैठ के इंजॉय करता हूँ। मुझे वो एक मतलब अहंकार नहीं रहा अपने काम का, अपने एक्सपीरियंस का। और एक बात बताओ आशिम जी, आपके साथ अब ऐसा भी हो रहा है कि आप थकान कम महसूस कर रहे हो? हाँ, मतलब डेफिनेटली, क्योंकि हम जब ईगो के साथ काम करते हैं ना, हम जब अहंकार के साथ काम करते हैं, एंटाइटलमेंट के साथ काम करते हैं, तो हमें थकान ज़्यादा होती है क्योंकि मैं कर रहा हूँ। लेकिन आप जब एक ग्रैटिट्यूड के साथ काम करते हैं तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ जाती है। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है। आप सोचते हो कि यार आई हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू डू दिस। मैं वही कह रहा हूँ ना, एज एन अपॉर्चुनिटी लेते हो, आपको बिल्कुल, थकान बिल्कुल। भी कम होती है। I never work as per the clock. Never. Like my shift gets over when I am satisfied by my work today. और ये मैं मतलब बता रहा हूँ, यू कैन मतलब वेरीफाई दिस एनी टाइम। मेरे सारे कलीग्स, मेरे सारे लोग यही बोलेंगे कि मतलब दे कॉल मी AK इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। तो कि AK इज समबडी जो बहुत पैशनेट है अपने काम के लिए, कि उसके काम करने में ना हमेशा एक स्माइल रहेगी उसके चेहरे पे। और मतलब आई लाइक टेकिंग चैलेंजेस। तो मैं ना कभी भी मतलब पर्सनली बता रहा हूँ, जो मेरा आने वाली यूथ को सबको मतलब एक आई एम ऑफकोर्स मेरे से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं इस दुनिया में, बट इफ़ आई एम अ यंग अचीवर, तो मैं अपने सारे और लोगों को जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो भी हमें सुन रहे हैं, उनको ये बोलना चाहूँगा कि जो नए नए बच्चे काम करना सीख रहे हैं ना, अगर तुम अपनी ज़िंदगी में क्लॉक को छोड़ देते हो, when you work not as per the clock but as per your mental satisfaction, I think then you love your work। और तब आपको थोड़े से एक मतलब ना एक वो एंटाइटलमेंट वाली फीलिंग नहीं आती। आपको ये नहीं लगता कि यार मैं 7 बजे तक ही काम करूँगा। क्यों? If I am having a responsibility for a work and that gets over at 7:30, so what? So what? बिकॉज ना मतलब आजकल मैंने देखा हम जल्दी जेनजी वाले टॉपिक पे मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, बट हैविंग सेड एक लास्ट टॉपिक ऑफ जेलसी हम डिस्कस करते हैं। आप मुझे उसमें सोल्यूशन बताइएगा, ठीक है? अंकुर जी, मेरा ना एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, मैं नाम नहीं लूँगा, बट आई एम वेरी ओपन टू टॉक अबाउट माई लाइफ एक्सपीरियंसेस। मेरे यूट्यूब पे मतलब सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे, स्लोली एंड स्टेडिली मेरा प्ले बटन आ गया, कोलैबोरेशंस आने लगी, ठीक है? मतलब लोग मुझे जानने लगे, मैं फेमिलियर होने लगा। तो अब सबसे पहला बंदा अगर किसी को पता चलता है कि हमारे बंदे की रीच बढ़ रही है, वो हमारी फ्रेंड लिस्ट का इंसान होगा। सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स वॉज कॉलिंग मी एंड आई वॉज बिजी फॉर अराउंड 3-4-5 days। तो उसके कुछ समय बाद जब मुझे कुछ बात करनी थी या कुछ था, मैंने फ़ोन करा तो मैंने ऑब्जर्व किया कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। ये रियल इंसिडेंट है मेरी लाइफ का। एंड ही वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड, लाइक ही वॉज माई फ्लैटमेट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड वी हैव स्पेंट वेरी गुड टाइम टुगेदर। बहुत अच्छा समय बिताया हमने साथ में। उस दोस्त ने मुझे ब्लॉक कर दिया था और जब मैंने उससे बात करी तो लेजिट उसके ये वर्ड्स थे कि भाई तू बड़ा आदमी बन गया है, तू फ़ोन नहीं उठा रहा था, तू मतलब वो नहीं कर रहा था, भाई अब तेरे सब्सक्राइबर्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, मेरे को देख देख के वैसी चिड़ मच रही थी, मैंने तो इसलिए उठा के तेरे को सोशल मीडिया से हटा ही दिया। अब मैं एक चीज़ सोचता हूँ, इसकी जगह अगर मैं होता तो मैं ये करता कि अगर वो बिजी हो गया है या फिर उसकी लाइफ में वो एक मुकाम तक पहुंच रहा है, तो मैं उसके रूटीन की रिस्पेक्ट करता,
एंड आई वुड हैव, ऑफ कोर्स मैं डिसअपॉइंट होता कि यार अब तू मेरे से बात नहीं कर रहा, बट मैं उसे उठा के ब्लॉक नहीं कर देता कि यार मुझसे तेरा सक्सेस नहीं देखा जा रहा। और ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ऑफ कोर्स, लेकिन एक चीज़ है कि इस इंसान, पर्टिकुलर इंसान जैसे बहुत और लोग हैं दुनिया में जो दूसरों के सक्सेस से इतने जेलस हो जाते हैं कि उनको देखना ही पसंद नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए आपके क्या कमेंट्स हैं? व्हाट वुड यू से? पहले तो आप ये मत बोलिए कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपका दोस्त है हाँ और आपकी ज़िंदगी से चला गया, हाँ, तो फ़र्क तो आपको पड़ता है। तो नहीं पहले पड़ता तो होता आप तो मैं यहाँ बोलता नहीं ना ऑफ कोर्स इस चीज़ को। पहले तो इसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मुझे फ़र्क पड़ता है, इसीलिए मैं इस बारे में पूछ भी रहा हूँ, हाँ। ठीक है? अब ऐसे लोगों का इलाज ऐसे लोगों को पता है ऑलरेडी हम्म कि हमें सीखना चाहिए, हमें ईगो नहीं रखनी चाहिए, हमें उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। एक एक लॉजिकल बात आपसे पूछता हूँ, अपने एक फ्रेंड के साथ बैठा था और उसने बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव दिया। तो हम लोग थोड़ी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हो गई, हम लोग ना यही इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। और मैंने एक बात बोली कि जब आप दूसरों की खुशी में खुश होना सीख लेते हो या दूसरों की सक्सेस में खुश होना, जेन्युइनली सेलिब्रेट करना सीख लेते हो ना, आप उस दिन आपकी अपनी सक्सेस आपके बहुत पास होती है सीढ़ी चढ़ना शुरू कर देते हो अपने उसी सक्सेस दिन। की, क्यों? क्योंकि अगर आप उनकी सक्सेस से खुश हो ना, तो आप उनसे सीखोगे। और वो आपको सिखाएंगे भी अच्छे से। और अगर आपके, देखो सिखाए ना सिखाए वो उन पे है, हाँ लेकिन आप सीखोगे उनसे, हाँ। आप उनसे इंस्पिरेशन लोगे। हम्म तो मेरे एक फ्रेंड ने एक बात बोली, कहता अंकुर यार तू तो बहुत डीप घुस गया, मैं पता है इस चीज़ को कैसे सोचता हूँ। मैंने कहा कैसे सोचता है? कहता मान ले एक मेरा दोस्त है, वो मेरे साथ नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब में ही है, ठीक है, और वो कल को आईएएस बन गया, ठीक है, तो मैं तो उससे फेवर ले सकता हूँ ना, मेरे लिए तो अच्छा ही है, मेरे सर्कल में बड़े बड़े लोग हों, हाँ मेरे लिए बेनिफिशियल ही है। राइट। उसने उस एंगल से सोचा। तो मतलब मटेरियल के लेवल पे भी और इमोशंस के लेवल पे भी बेनिफिट इसी में ही है कि आप दूसरों से सीखो और उनकी खुशी में जेन्युइनली खुश हो। आप देखो, आप अगर जैसे अगर आपकी शादी होने वाली है और कोई आके आपको होने ऐसे वाली है। बोलता है और किसी की नहीं हो रही, और अगर आपको ऐसे बोले आशिम भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, कॉन्ग्रेचुलेशन, चल तेरा तो बढ़िया सेट हो गया यार, सेट हो गया, इज दिस अ जेन्युइन नो कॉन्ग्रेचुलेशंस? नो, दिस इज नॉट अ गुड जेस्चर। दिस इज, ये तो इनऑथेंटिक हुआ ना, राइट। ठीक है। लेकिन अगर कोई जेन्युइनली आपके लिए खुश हुआ है, आपकी शादी में एकदम क्रेजी होके नाच रहा है, दैट इज जेन्युइन हैप्पीनेस, रिगार्डलेस ऑफ उसकी अपनी लाइफ कैसी है, रिगार्डलेस ऑफ वो आपके लिए खुश है, आपके लिए खुश है। तो शायद उसको कोई पार्टनर मिल भी जाए, लेकिन पहले वाले एटीट्यूड के साथ उसको कोई नहीं मिलने वाला। कोई नहीं, और ऐसे बहुत लोग देखे हैं मैंने अपने आसपास। अंकुर जी आगे बढ़ते हैं अपनी कन्वर्सेशन में। आजकल जैसे जेनजी का ज़माना है ना, द पीपल हु आर बोर्न आफ्टर 2001, 2, 3, इन लोगों में और पहले के लोगों में आपके हिसाब से एंग्जाइटी और इमोशनल मतलब अनहैंडलिंग, नॉट एबल टू हैंडल योर इमोशंस प्रॉपरली, मिसमैनेजमेंट ऑफ इमोशंस, किस में ज़्यादा है? एनजाइटी की बात करूँ तो जेनजीज में एनजाइटी बहुत ज़्यादा है पहले से, और इसके बहुत सारे रीज़न हैं। एक तो पहले ना हम एनजाइटी को थोड़ा समझते हैं कि एनजाइटी आती कहाँ से है। एनजाइटी के बायोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं, ओके। ठीक है, बहुत लोगों के अंदर, और उसको हम साइड पे रखते हैं क्योंकि बायोलॉजी आप किसी की चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन वो मैनेज हो सकती है। बायोलॉजिकल रीजंस लाइक? अगर किसी की हार्ट रेट वेरिएबिलिटी कम है तो उसको एनजाइटी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। किसी का ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है तो उसको एनजाइटी ज़्यादा रहेगी। किसी की गट हेल्थ प्रॉपर नहीं है, उसको एनजाइटी रहेगी, ओके। ठीक है। अब वो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से वो मैनेज हो सकता है, लेकिन साइकोलॉजिकल रीज़न ये है, बहुत बारी ना एनजाइटी इज़ अ लर्नड बिहेवियर, ये हम बचपन में सीखते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि एक फादर है, ठीक है, अपना घर आते हैं वो, और बेटा जो है वो चुपचाप कोने में बैठा हुआ है। अब वो आते ही अपने ऑफिस की दिक्कत अपनी वाइफ को बता रहे हैं कि अरे यार ऑफिस में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, पता नहीं मुझे रखेंगे या नहीं रखेंगे, कुछ कुछ ऐसे है। वो बच्चे को नहीं बता रहे हैं वो, बट वो बच्चा ना सब सुन रहा है, ओवर हियरिंग द कन्वर्सेशन। ही इज़ ओवर हियरिंग द कॉन्वर्सेशन, और उसके दिमाग में ना अब कहानियाँ बन रही हैं, ठीक है। वो कुछ नहीं कर सकता उसके बारे में उस टाइम, लेकिन जब वो ऑब्जर्व कर रहा है कि यार हाँ मेरे पापा को एनजाइटी हो रही है या मेरी मम्मी को एनजाइटी हो रही है,
तो वो ना वहाँ से कुछ कुछ चीज़ें ना कैच करने लगता है, इनहेरिट करने लगता है। अब क्या होता है, वो अपने रूम में जाता है जब रात को सोने के लिए, तब उसके दिमाग में ना कहानियाँ चल रही हैं कि पापा की जॉब चली जाएगी, फिर हमारा घर चला जाएगा, हमारी गाड़ी बिक जाएगी, हम फुटपाथ पे सोएंगे, मेरा स्कूल छूट जाएगा। उसके दिमाग में ना वो चीज़ें एग्जैजरेट होने लग जाती हैं, क्योंकि वो ही कैन नॉट टेक एनी एक्शन। वॉरेन बफे तो नहीं है वो बच्चा हाँ, जो उस 9 साल की उम्र में वो निकल जाए पैसे इन्वेस्ट करने, ऑफ कोर्स। लेकिन एक आम बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वो कुछ कर नहीं सकता, वो सिर्फ सोच सकता है। हाँ, तो the minimum he or she can do is think. तो ये जो थिंकिंग है ना, ये बन जाता है एक स्ट्रैटेजी एज इन जब भी कुछ खराब हो सोचना शुरू कर दो। बचपन में सीख लिया ना उसने, और यही लाइफ लॉन्ग फिर साथ चलता रहा। लाइफ लॉन्ग साथ चलता है कि जब भी कुछ हुआ है ओवर थिंक करने लग जाओ। थिंकिंग बिकम्स अ स्ट्रैटेजी टू क्योर एंजाइटी। लेकिन एक बात बताऊं, एंजाइटी का सबसे बड़ा दोस्त ही ओवर थिंकिंग है। और हम एंजाइटी को ओवर थिंकिंग से ही क्योर करने की कोशिश करते हैं। उसका एंटीडोट क्या है, उसका इलाज क्या है? उसका इलाज है एक्शन। एक्शन इज द एंटीडोट टू एंजाइटी। आप एक्शन लो। ओके। अगर आपको कई बार ना बेकार की चीज़ों पे एंजाइटी होती है, अभी हम जेनजी पे आते हैं, ऐसी चीज़ों पे एंजाइटी होती है जो हमारे हाथ में नहीं है। एक्शन लो, डू टेक एनी एक्शन, बी इट वो सही हो या गलत हो, जस्ट डू समथिंग। अच्छा, कुछ करो। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि अगर कोई डेथ बेड पे है, पता है कि ये इंसान जाने वाला है, हाँ, तब भी उसके जो नियर एंड डियर वंस होते हैं, जो घर वाले होते हैं, जो अच्छे दोस्त होते हैं, वो कुछ ना कुछ उस टाइम कर रहे होते हैं कि उसका हाथ चला रहे होंगे, उसका पैर इस तरह से रब कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ वो कर रहे होते हैं। उनको पता है कि वो जाने वाला है, तब भी कोई पानी लेके आ रहा है, कोई घर में दिया जगा रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई मन्नत, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, जबकि पता है वो जाने वाला है। वो क्यों कर रहे होते हैं? वो उसके लिए नहीं कर रहे होते हैं, वो अपने लिए कर रहे होते हैं, ताकि हमारी एंजाइटी दूर हो जाए। बिकॉज एक्शन इज द एंटीडोट टू एंजाइटी। आप जब एक्शन ले लेते हैं ना, एंजाइटी उस टाइम आपकी कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब जेनजीज पे आ जाते हैं। जेनजीज जिस दौर से इस टाइम निकल रहा है, अभी हमारी वर्कफोर्स में जेनजी आई है, और आप इस टाइम वर्ल्ड की कंडीशन देखो, वॉर्स हो रही हैं, इकोनॉमी इतनी अनस्टेबल है, सोशल फैब्रिक हिला हुआ है। कुछ साल पहले तक डाइवर्सिटी की वाह होती थी, इंक्लूजन की वाह होती थी कि हाँ हम सब एक हैं, सब एक तरह के लोग, सब तरह के लोग एक जगह काम कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पहले से ज़्यादा पोलराइजेशन है। तो जो सिचुएशन ऐसी है कि एंजाइटी तो लाजमी है, इट्स एक्सेप्टेबल। अब इनमें जो लोग उस एंजाइटी को मैनेज कर लेते हैं थ्रू एक्शंस, उनका काम हो जाता है। वो निकल जाते हैं। जैसे अब मैं किसी से मिला, शी वॉज जस्ट 23-24 ईयर्स ओल्ड, और उनको बहुत एंजाइटी है क्लाइमेट चेंज को लेके। अच्छा। क्योंकि क्लाइमेट चेंज पे बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देख ली, और क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ लिया। अब उनको उसको लेके बहुत एंजाइटी होने लगी कि हाय क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, ये है वो है, ऐसे उनको बहुत एंजाइटी एंड ओवर एग्जैजरेशन ऑफ थॉट्स। शी वाज जेन्युइनली कंसर्न्ड अबाउट द एनवायरनमेंट। तो मैंने कहा यार व्हाट एक्शन आर यू टेकिंग? क्या कर रहे हो आप इस चीज़ के लिए? नथिंग। शी वाज जस्ट थिंकिंग, ओवर थिंकिंग। आई सेड टेक एनी एक्शन, जाके पेड़ लगा लो। हाँ, मेरे दिमाग में भी सबसे पहले यही आया, पेड़ लगा लो। कुछ भी कर लो, कारपूलिंग करने लग जाओ। अपने ऑफिस में 4 दिनों से पूछ लो कि यार कोई अगर आसपास से आता है तो मुझे बता दो, मैं आपको अपनी कार में, पेट्रोल बचता है, सेव्स फ्यूल, सेव्स मनी, सेव्स टाइम। आप कुछ भी एक्शन लो, लेकिन एक्शन तो लो। जब तक एक्शन नहीं लोगे, कंट्रीब्यूशन दो अपना, जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे एंजाइटी नहीं खत्म हो। तो अंकुर जी, एज अ मतलब मैं आपकी सारी बात से सहमत हूँ यहाँ तक। एज एन इमोशनल इंटेलिजेंस ट्रेनर, मेरा आपसे बस एक ये सवाल है, आप 3 इंपॉर्टेंट टिप्स बताइए एक लेमैन के लिए, एक नॉर्मल लड़का लड़की के लिए, चाहे वो यंगस्टर हो या किसी भी एज ग्रुप का हो। 3 ऐसी टिप्स जिससे वो अपने इमोशंस को बेटर हैंडल कर पाए और इस सोसाइटी में अपने कंट्रीब्यूशन को बेटर मतलब कर पाए, जिससे वो अपनी पर्सनालिटी में कुछ बेटर चेंज ला पाए। सबसे पहला टिप, स्क्रीन टाइम कम करो। ठीक है। स्क्रीन्स हमारे लिए ना एक क्रच बन गई है, एक बैसाखी बन गई है। जैसे ही अंदर एक, आप लाइन में खड़े हैं, ठीक है, सिनेमा की, आई मीन आप टिकट लेने की लाइन में खड़े हैं, किसी भी चीज़ के लिए लाइन में खड़े हैं, और जैसे ही आपके अंदर एक वो बोरियत आती है ना, आप फ़ोन निकाल लेते हो। व्हाट इज़ बोर्डम? बोर्डम आपके दिमाग पे ना थोड़ा सा एक स्ट्रेस है,
जो कि ज़रूरी है। अगर आप अपनी बॉडी पे स्ट्रेस नहीं दोगे तो आप कभी भी स्ट्रांग नहीं हो पाओगे, ठीक है? तो उसी तरह आपको माइंड पे भी ना थोड़ा सा स्ट्रेस देने की आदत डालो, थोड़ा सा स्ट्रेस, बाय अवॉइडिंग फोन्स। आप जैसे ही अपना फ़ोन अवॉइड करना शुरू करोगे ना, आप अपने इमोशंस की तरफ ध्यान देना शुरू कर दोगे। अगर आप एक सपोज आप ट्रैफिक में फंसे हुए हो, आप क्या करते हो, फ़ोन निकाल के शुरू कर देते हो। तो और एक फ़ोन चेक करने की एंग्जाइटी भी होती है लोगों को। मतलब मेरे को ही है, आई विल बी वेरी ओपन अबाउट इट। अगर अभी हमारा पॉडकास्ट चल रहा है, पॉडकास्ट खत्म होते ही द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड डू इज कि मैं जाकर अपना फ़ोन चेक करूंगा कि मुझे किसका मैसेज, किसका कॉल आया है। दिस एंग्जाइटी कीप्स प्लेइंग इन द बैक ऑफ माई हेड। तो आप सबसे पहले मुझे बताओ मुझे क्या करना है। तो सबसे पहले तो अपना स्क्रीन टाइम कम करो, ठीक है? क्योंकि इससे एंजाइटी बेटर हो जाएगी। इससे एंजाइटी बेटर होगी, इससे आप इमोशंस भी बेटर मैनेज कर पाओगे। ठीक है। मैं एक बहुत सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपको पहले से सपने कम आ रहे हैं? जितने आपको पहले सपने आते थे, हाँ जी, सोते हुए, अब उससे कम आ रहे हैं। स्लीप साइकिल मतलब साउंड स्लीप नहीं है आजकल, बट आपको सपने कम आ रहे हैं पहले से। हाँ। ऐसा बहुत लोगों के साथ हो रहा है, पहले से ड्रीम्स कम आने लग गए हैं। ड्रीम्स का ना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। दिन भर आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें एक इमोशनल रिएक्शन आता है। जो इमोशंस प्रोसेस हो गए, यानी कि डाइजेस्ट हो गए, वो तो हो गए, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड अनप्रोसेस्ड इमोशंस हैं वो आपके ड्रीम में जाके प्रोसेस होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं, वो ड्रीम में जाके आपके प्रोसेस होते हैं। लेकिन अब स्क्रीन्स की वजह से, क्योंकि आप इमोशंस को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे हो ना, आप खाली बैठे ही नहीं हो कि आपकी इमोशनल प्रोसेसिंग हो, आप लोगों से बात ही नहीं कर रहे हो, लोगों से इमोशन शेयर ही नहीं कर रहे हो, तो इमोशंस प्रोसेस नहीं हो पा रहे। उसके कारण आप बहुत ज़्यादा, आपका जो ड्रीम मशीनरी है वो ओवरलोड हो गई है। पहले क्या होता था, थोड़े से अनप्रोसेस्ड इमोशंस हैं, ड्रीम ने प्रोसेस कर दिया, काम हो गया। अब ना वो मशीनरी ओवरलोड हो गई। अगर आपके पास एक वॉशिंग मशीन है जिसमें 20 किलो की कैपेसिटी है, आप उसमें 40 किलो के कपड़े डाल दोगे तो वो जाम हो जाएगी। ड्रीम्स के साथ एग्जैक्टली ऐसा हो रहा है। तो आपके इमोशंस प्रोसेस नहीं हो पा रहे। आप जब फ़ोन छोड़ोगे ना, आप जब बोर होना शुरू हो गए, उस बोर्डम में इमोशनल प्रोसेसिंग ऑटोमेटिक होती है। आपको ड्रीम्स भी आने लग जाएंगे। आप उस दिन समझ जाओगे, जिस दिन आपको ड्रीम्स वापस आने लग जाएंगे, आप उस दिन समझ जाओगे कि हाँ यार, अब मेरी इमोशनल प्रोसेसिंग हो रही है। Basically, I'm slightly more emotionally intelligent than I was. Basically, it's about socializing without social media. Socializing without social, because social media आज की डेट में ज़्यादा मीडिया है, कम सोशल है। ठीक है, तो boredom is very important. My first tip is reduce your screen time, get bored very often. Okay. Second would be improve your emotional vocabulary. Like? For example, आप कहते हो यार I'm angry. आदमियों की इमोशनल वोकैबुलरी तो वैसे ही बहुत ख़राब है। अच्छा। हमारे लिए कुछ भी हो, 2-4 शब्द ही हैं, बढ़िया है, मस्त है, फटी पड़ी है। इससे ज़्यादा हमारे पास हमारी इमोशनल वोकैबुलरी है नहीं। ठीक है, थोड़े से हम बेटर हो जाएंगे तो हम बोलते हैं हाँ यार मैं तो गुस्से में हूँ। तो अपनी ना इमोशनल वोकैबुलरी बढ़ाओ। शायद आप गुस्से में नहीं हो, शायद आप इरिटेटेड हो। आप वो जो फ्रस्ट्रेटेड हो, आप वो जो सुई में धागा डालने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, वो आपसे डल नहीं पा रहा, तो वो इरिटेशन है। वो गुस्सा नहीं है, गुस्सा नहीं है। ठीक है ना? आप ऑफिस में काम कर रहे हो और पीछे कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही है, ठक 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 हो रही, आप गुस्से में नहीं हो, आप फ्रस्ट्रेटेड हो। दैट नॉइस इज द थिंग व्हिच इज बॉदरिंग यू। तो वो गुस्सा नहीं है कि कुछ, वो एक फ्रस्ट्रेशन है। ठीक है, आपकी वाइफ के साथ लड़ाई हो गई है, आप ऑफिस आ गए हो, आपका मूड खराब है, आप गुस्से में नहीं हो, आप नाराज़ हो। तो अपनी इमोशनल वोकैबुलरी को पहले आप इम्प्रूव करो। ठीक है, थोड़ा बारीकी में जाओ। अरे आज तो मैं बड़ा खुश हूँ। आप खुश नहीं हो, आप डिलाइटेड हो, आप जॉयस हो, अलग अलग चीज़ें हैं। आप संतुष्ट हो, संडे को आप घर में आराम से आप बैठे हो, ठीक है, आज तो मैं बड़ा खुश हूँ। शायद आप खुश नहीं हो, शायद आप संतुष्ट हो। इनमें फ़र्क करना सीखो पहले आप। आपकी इमोशनल वोकैबुलरी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। समझ रहा हूँ मैं। क्योंकि अगर इमोशनल वोकैबुलरी अच्छी नहीं होगी, आप दूसरों को भी बेटर एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे और खुद को भी नहीं बेटर समझ पाओगे। बेसिकली एक अपने आप की मेंटल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा है। सेल्फ अवेयरनेस के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी इमोशनल वोकैबुलरी डेफिनेटली आई वुड फर्स्ट पर्सन हु वुड वर्क ऑन दीस थिंग्स वुड बी मी आफ्टर दिस आदमियों को सबसे ज़्यादा काम करने की जरूरत है इस चीज़ के ऊपर। बिल्कुल। मेरा तीसरा टिप होगा कि आप ना अपने इमोशंस को अपनी आइडेंटिटी के साथ लिंक करना बंद करो। आप बोलते हो मैं गुस्सा हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। ये आप अपनी ईगो के साथ ना उसको आप कंबाइन करके उन इमोशंस को परमानेंट कर रहे हो। इमोशंस कभी परमानेंट नहीं होते हैं, इमोशंस टेम्पररी होते हैं। आप अपने मुंह से बोलो मैं दुखी हूँ। अब आप बोलो मुझे दुख महसूस हो रहा है। मुझे दुख महसूस हो रहा है।
अब आप दुख से थोड़ा सा दूर हो गए, आपने अपनी आइडेंटिटी को दूर कर दिया। हाँ, अब आप बोलो मेरा मन दुखी है, मेरा मन दुखी है। अब आप और दूर हो गए हो। आप जब खुद Makes को भी sense. इमोशन एक्सप्रेस करते हो तो दूसरे को भी करते हो ना, तो उसको आइडेंटिटी के साथ क्लब मत करो। हम्म, और ये पॉजिटिव इमोशंस के लिए भी वैलिड है। आप ये मत बोलो यार मैं खुश हूँ, आप बोलो मेरा मन खुश है। हम्म, जिस दिन आप ये थोड़ा सा दूर होने लग गए, अपने इमोशंस को आप दूर से ऑब्जर्व करने लग गए, एज अ थर्ड पर्सन। मैं अगर एक मैगजीन उठा के आपके मुंह के पास चिपका दूं, क्या आप पढ़ पाओगे? नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा दूर कर पाऊंगा, फिर आप पढ़ पाओगे, थोड़ा उसको सा। समझ भी पाओगे, हाँ, और थोड़ा और दूर कर दोगे तो और बेटर और बेटर पढ़ पाओगे। तो अगर आप अपने इमोशंस से थोड़ा सा दूर हो जाओगे ना, उनको हावी नहीं होने देना, मतलब कि अपने मैं ऊपर ना ज्यादा खुशी ना। ये नहीं बोलना कि मैं दुखी हूँ, मैं खुश हूँ। मेरा मन दुखी है या मुझे दुख महसूस हो रहा है। ये आप अपनी टर्मिनोलॉजी ऐसे कर लो, आप अपने सेंटेंसेस ऐसे कर लो, आपको इमीडिएटली आपको फ़र्क फील होगा कि हाँ यार, आई एम नॉट माई इमोशंस। इमोशंस about- आर टेम्पररी, आई कैन ऑब्जर्व देम, आई कैन लर्न फ्रॉम देम, आई कैन गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम, बिकॉज इमोशंस गिव इन्फॉर्मेशन। हाँ, तो ये मेरे 3 टिप रहेंगे। अपने खुद के मतलब जो मूड्स हैं या अपनी सारी खुद की जो इमोशंस एक इंसान फील करता है, उसको अगर थोड़ा सा रीफ्रेम कर ले तो भी कितने मतलब बड़े हमें फर्क दिखता है। इट्स मोर अबाउट रीफ्रेमिंग देम ओनली, आई थिंक। एम आई राइट? थोड़ा सा दूर हो जाना। हाँ। सो थैंक यू सो मच अंकुर जी, आपने इतना टाइम निकाला, आपने हमें रिस्पॉन्ड किया लिंक्डइन पे। आज के इस एपिसोड से आई थिंक द मतलब पर्सन जो बहुत ज़्यादा सीख लेगा वो शायद मैं ही होऊंगा। आई एम ग्लैड। जब ये एपिसोड आएगा तो इसको देख के मैं ही बहुत सारे अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस लाना चाहूँगा। इट वॉज रियली रियली गुड हैविंग यू हेयर सर। थैंक यू। बहुत अच्छी इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन थी, बहुत कुछ सीखने को मिला। आज का जो ये हमारा एपिसोड है, दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय ग्लॉयर, जो कि एक इंडियन मेड परफ्यूम है एंड इट इज़ द बेस्ट फिट फॉर योर सोशलाइजिंग गैदरिंग्स। तो मैं आपको देना चाहूँगा ग्लॉयर, और आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगा, ये इंडियन ब्रांड है, इसे यूज़ करें। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का वार्तालाप पॉडकास्ट के एक और एपिसोड को यहाँ तक देखने के लिए। जल्दी वापस आएंगे आपके साथ हम एक और गेस्ट के साथ, और आप लोगों को ऐसा मसालेदार कंटेंट देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब वार्तालाप पॉडकास्ट। थैंक यू।